जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है, भीड़ में मत जाओ, धक्का लगेगा। सब लोग जानते हो ना। लेकिन हाँ, भीड़ कहाँ होता है? आप हवाई जहाज़ में चले जाओ, चाहे रेल में चले जाओ। वैसे हवाई जहाज़ में के तो शायद ऐसा पता नहीं पूरा, लेकिन रेल के बारे में मालूम है। रेल में जाओगे तो क्या होगा, उसमें 3 तरह की श्रेणियाँ होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला श्रेणी जो है बहुत सुविधादायक, आरामदायक होता है, वातानुकूलित होता है, जिसको लोग एसी कहते हैं। दूसरा श्रेणी है वो जिसमें कि रिजर्वेशन लोग कहते हैं, निजी। उसमें सो करके आराम से जाओ। फिर तीसरा क्लास है जो कि 3rd क्लास लोग कहते हैं, तीसरा श्रेणी। तीसरा श्रेणी में बहुत भीड़ होता है। उसमें क्या है, उसमें जिसके पास कम पैसा होता है, बेचारे सोचते कि चलो उसी में किसी तरह से बैठेंगे। और बहुत लोग तो शौक़ से भी चले जाते हैं कि चल भाई, पैसा वाले को भी देखता हूँ कि चल पैसा तो बचाएंगे, लेकिन अपना सुविधा और आराम नहीं देखते। लेकिन हाँ, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, धक्का होता है, परेशानी होती है। ठीक है, मालूम है ना। इसी तरह से ये समाज की स्थिति में हमारे कहने का मतलब है, जहाँ आप लोग किसी भी विषय पर, भोजन हो, वस्त्र हो, वहाँ के रहन सहन हो, अधिक के चक्कर में मत जाओ। आज के लोग ज़्यादा यही देख रहे हैं, अरे भाई वो अच्छा नहीं होता तो लोग उसको क्यों अपनाते। कोई सभ्यता है, कोई संस्कृति है, खान पान है, पहनावा है, कोई दवा है, रहने का तरीका है। वो भीड़ में क्या है, अब देखो, धक्का लगता है, उसको परेशानी होता है। जैसे मान लो, जैसे उदाहरण में सबको मालूम है कि मांस गर्म है। मांस का प्रचलन कैसे हुआ? विदेशियों के द्वारा हुआ। भारत में मांस का प्रथा नहीं था। किसी भी गर्म देश में के लिए मांस हानिकारक है। वैसे तो सभी जगह हानिकारक है, लेकिन हाँ, जहाँ ठंडा प्रदेश है, जैसे साइबेरिया का मैदान है, टुंड्रा प्रदेश में, वहाँ लोग क्या खाएंगे? वहाँ तो केवल सील, वोल्रस, व्हेल की मछलियाँ का ये मांस ही होता है। इसके अलावा अन्न, फल, दूध है ही नहीं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी कुछ नहीं है। फिर जो है, किसी प्रकार का फसल नहीं होता है, कोई फलदार वृक्ष नहीं होता है। वहाँ बस केवल मछली ही जीवन है लोगों का। बस जानवर में कौन पाया जाता? केवल कुत्ता और खरगोश। कुत्ता खरगोश के अलावा जानवर, चौपहिया जानवर में दूसरा कोई नहीं। और मछली, बस 3 ही मछलियाँ, सील, वोल्रस और व्हेल, ये 3 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर कि कुछ ऐसे जगह है जहाँ की 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होता है। वहाँ केवल बर्फ़ ही जमा रहता है, बर्फ़ में दूसरा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए वहाँ का लोगों का जीवन मांस है, तो उसका हम अनुकरण क्यों करें? यहाँ तो भगवान ने अन्न, फल, सब दूध दिया है। तो फिर यहाँ सभी तरह के जानवर भी होते, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब होते हैं। तो इनके दूध खाओ, दूध पियो, फल खाओ, क्यों मांस खाओगे? मांस गर्म है, हानिकारक है। अच्छे जो देखो, जो अच्छे समझदार डॉक्टर हैं वही सबको बताते हैं सात्विक भोजन करो, मांसाहारी भोजन हानिकारक है। और ये भी बताया गया है कि अगर नहीं मन मानता है किसी को, तो हरा सब्जी में डाल करके बनाओ, केवल उसका पानी, मांस का पानी आ जाए, बहुत काफ़ी है, वो भी हानिकारक है। लेकिन उसका जो मांस का टुकड़ा है उसको फेंक दो, और फेंक करके केवल देखो जी, जिसका नहीं मानता उसके लिए डॉक्टरों ने ऐसा सलाह दिया है, मांस खाना ही है तो मांस का पानी ही बहुत काफ़ी है। सारी गर्मी तो उसमें आ गई, लेकिन अगर उसका टुकड़ा खाओगे मांस का, तो वो बहुत काफ़ी गर्म करेगा। इतना वर्जित किया गया है। वैसे मांस और उसका पानी भी न खाओ, कारण कि शरीर के लिए हानिकारक है। ये गर्म देश है, गर्म देश में मांस खाने से नाना प्रकार की बीमारियां होती है। वैसे ठंडे प्रदेश का कपड़ा भी पहनने से हानिकारक है, बीमारियां होती हैं। ठंडे प्रदेश का कुछ भी
जो उसका नकल करोगे हानि पहुंचाएगा। वहाँ का दवा हो, एलोपैथिक दवा भी हमारे गर्म देश के लिए हानिकारक है। देखो कुछ भी खोज लोग करते हैं वहाँ के जलवायु के ऊपर हिसाब से करते हैं। दूसरी बात, एक बात ये भी है, देखो इसके बारे में जानना हो तो आप सब लोग राजीव दीक्षित का विचार सुनो कि एलोपैथ में आयुर्वेद में कितना अंतर है। एलोपैथ का भी आविष्कार आयुर्वेद से ही हुआ है, लेकिन दूसरे सिद्धांत से ये लोग किए, और इसमें से बहुत सी जड़ी बूटियाँ एलोपैथ में भी लिया जाता है। आप देखोगे होम्योपैथिक मेटिका उठा करके देखो तो सब पेड़ पौधों के रस से, जड़ी बूटियों के रस से और जड़ी बूटियों से ही एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, सब तैयार किया गया है। सभी में खनिज पदार्थ और पेड़ पौधे के सहयोग से बनता है। लेकिन देखो उनके सिद्धांत अलग है, लेकिन एक बात है उसमें कमी है, वो पूरा जड़ से बीमारी को समाप्त नहीं करता। देखो भारत के लोग बहुत प्राचीन काल से शोध करते खोज करते चले आ रहे थे, इसलिए उनको अच्छी पद्धति मिल गई। दूसरी बात, हर जगह के स्थान का प्रभाव अलग अलग होता है। यहाँ के लोगों का बहुत दिमाग तेज होता है। यहाँ बड़े बड़े अच्छे वैज्ञानिक हुए, यहीं से पूरे विश्व में सारे विज्ञान के सूत्र गए हुए हैं, और किसी भी विश्व में ऐसा जगह कोई नहीं है। हम एक वीडियो में और भी इसमें भी बता रहा हूँ, विश्व का शिरोमणि भूमि भारत और भारत का शिरोमणि भूमि बद्रीनाथ क्षेत्र। वहाँ देखो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का आश्रम था। उस समय ऋषि कहे जाते थे। ऋषि यानी रिसर्च करने वाले, यानी अनुसंधान करता, खोज करता, आविष्कार करता, वहीं रहते थे, उनका आश्रम था। उन लोगों ने आविष्कार किया है, पूरे विश्व को दिया है। जो मकान बनाने की पद्धति हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ का पद्धति उन्हीं लोगों को दिया हुआ है। अपना भारतीय पद्धति को अपनाओ, अपने जीवन को बचाओ, और देखा देखी में भीड़ में मत जाओ, न तो धक्का खाओगे, हाथ पैर भी टूटेगा और मुंह भी टूट जाएगा, नाक भी बचेगा नहीं। तो देखो आप सबके लिए हानिकारक है, इसलिए किसी भी देखा देखी में मत पड़ो। आप देखा देखी से पहले विचार करो। देखो भारतीय पद्धति है और विदेशी पद्धति है, दोनों में फ़र्क मिला लो, विचार करो। एक हम मकान के ऊपर ही उदाहरण दे देते, याद आया, बहुत से है उदाहरण देने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा, और लंबा वीडियो सुनना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए हमारा वीडियो चलता भी नहीं, बहुत लोगों को पसंद नहीं है। आजकल तो बस 2-4 सेकंड का हो तो बहुत हज़ारों, इसमें शिक्षा क्या मिलेगा पूरा हम बात कह पाएंगे, कोई भी विद्वान बात नहीं कह पाएगा। आप क्या समझोगे? केवल 2 शब्द से कुछ समझ में नहीं आता है। किसी भी विषय की जानकारी, पूरी जानकारी के लिए वो विषय का अध्ययन करना पड़ता है। कोई भी विषय का पुस्तक ले लो, कोई भी साइंस का हो, ये जो है कि विज्ञान का हो, या धर्म ग्रंथ हो, या इतिहास हो, पूरा नहीं पढ़ोगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। वो विषय को पूरा पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के पूरी जानकारी मिल पाती है। देखो एक आपको उदाहरण दे दो, आपको भोजन करना है 200 ग्राम और 250 ग्राम, और जाओ मात्र कहो कि भाई हमको समय नहीं, हमारे पास 2 कौर मुँह में डाल लें, और 2 कौर डालने से क्या आपका पेट भर जाएगा? पेट नहीं भरेगा। ठीक इसी तरह से कोई भी विषय का पूरा ज्ञान लेने के लिए उस विषय को पढ़ना पड़ता है। तो अब देखो, अब बता दें आपको मकान बनाने की पद्धति। मकान बनाने की पद्धति जो विदेशी भारत में चल रहा है, इसमें क्या है, बीच में आंगन नहीं, जिसको जगमोहन भी कहा जाता है। जगमोहन जो है साधुकड़ी भाषा है, लेकिन आंगन कहते हैं लोग। तो आंगन नहीं, आंगन से क्या होता है, ऊपर से आंगन में सूर्य का प्रकाश और हवा जाता है, और सभी घरों में सूर्य का प्रकाश और हवा चला जाता है, तो सभी मकान बीमारी मुक्त होते हैं। बहुत से हानिकारक जीवाणु मर जाते, गर्मी के कारण सूर्य के प्रकाश से जीवाणु नाश हो जाता है, इसलिए बीमारी मुक्त वो घर होता है। और जिस घर में सूरज का प्रकाश नहीं जाएगा, उस घर में वो हानिकारक जीवाणु पड़े रहेंगे, आप सबके स्वास्थ्य के लिए हानि होगा। इसलिए आंगन बनाने का प्रथा है। और विदेशों में जो प्रथा है ना, बिल्कुल चारों ओर से बंद रखो, हवा भी नहीं आने पाए। क्यों? वो बर्फीला क्षेत्र है। बर्फीला क्षेत्र में क्या होता है कि ठंडा हवा प्रवेश करता है, इसलिए उसमें आंगन नहीं होता है।
चारों ओर से बंद मकान बनता है, उसी में शौचालय होता है, उसी में स्नान घर होता है, वहाँ हानिकारक नहीं है। लेकिन भारत या कोई भी गर्म देश के लिए वो पद्धति हानिकारक है। कोई भी प्रदेश में ले लो, यहीं जाओ वैसे ही मकान बनाना पड़ेगा आपको, बद्रीनाथ क्षेत्र में, केदारनाथ में, बर्फीले क्षेत्र में, ताकि हवा बाहर ना आए। वहाँ ही है, आप चले जाओ ऊपर तो वहाँ के लोग कहते भाई 6 महीना के लिए हम लोग अंदर ही सब कुछ घर में रख लेते हैं, बाहर नहीं निकलते। बद्रीनाथ क्षेत्र में जहाँ की बर्फ़ जम जाता है, और बद्रीनाथ क्षेत्र के आसपास में जो है कि एक पांडुकेश्वर है, और तो हम नहीं जानते इतना, लेकिन पांडुकेश्वर जो है मात्र बद्रीनाथ धाम से 20 किलोमीटर पहले है। उसका नाम, प्राचीन नाम है ज्ञान बद्री। वहाँ वशिष्ठ जी का आश्रम था। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ जो है कि माघ महीने में 5 फीट 6 फीट जो है रोड पर बर्फ़ जम जाता है। हम लोग के मकानों पर छत पर जो बर्फ़ जम जाता है, सब बहुत परेशानी होता है। तो 6 महीने के लिए हम लोग खाने पीने की सारा सामग्री घर में ही रख लेते, उसी में बंद पड़े रहते। गैस सिलेंडर रख लेते, लकड़ियाँ रख लेते, सब कुछ खाने पीने का नहीं, सब कुछ सामान घर में रख लेते। अपना जीवन उपयोगी जितना सामान है सब रख लेते, उसी में पड़े रहते 6 महीना के लिए, बाहर नहीं निकलते। तो देखो, ये ठंडे प्रदेश में उसी तरह का मकान बनाना पड़ेगा, और उसमें कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, कारण कि हानिकारक जीवाणु पैदा नहीं होते। लेकिन गर्म देश में वो पद्धति अपनाई जाती है, उसमें आपका शौचालय होगा, स्नान घर होगा, गंदगी होगा, वो हानिकारक जीवाणु पैदा होंगे, आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानि होगा। इसलिए वो पद्धति नहीं अपनाना चाहिए। आंगन रखना चाहिए ताकि घर में आपके गर्म हवा पहुँच सके और सूर्य का प्रकाश जिसमें पहुँच सके, तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे मान लो अगर पश्चिम दिशा में चले गए तो पूर्व का आपका पश्चिम का दरवाज़ा है, उसमें जो है सूर्य का प्रकाश चला जाएगा। अब पूर्व तरफ का दरवाज़ा है, सूर्य पूर्व से उदय हुआ तो पश्चिम वाले जो है मकान के अंदर, घर के अंदर आपको जो है कि उसमें सूर्य का प्रकाश चला जाएगा। उत्तर तरफ जो मकान है, दक्षिण तरफ दरवाज़ा है, उसमें सूर्य का प्रकाश चला जाएगा। लेकिन दक्षिण तरफ जो मकान है, उत्तर तरफ दरवाज़ा है, उसमें सूरज का प्रकाश नहीं जाएगा। उसके लिए हमारे यहाँ क्या पहले होता था कि मकानों में सब जगह 2-2 हाथ के ऊपर खिड़कियाँ चौड़ी चौड़ी दी जाती थी, जिससे कि सूर्य का प्रकाश आ सके। ये कारण है, सूर्य के प्रकाश जाना चाहिए, हवादार मकान होना चाहिए, जिससे आपका मकान बीमारी मुक्त, कीटाणु से बीमारी मुक्त हो, आप स्वस्थ रहो। कुछ भी हो, शरीर हो, आपका मकान हो, सब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ये सब कपड़ा पहनने का प्रथा है, भोजन वही बात है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। लेकिन आजकल क्या है, सब देखा देखी में पड़े हुए हैं। अरे वो लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी कहो तो लोग कहते हैं आज के दिन में, आज के युग में वैसा कौन करता है। भोजन हो, प्राचीन नियम से कहो तो कहते अरे वैसा भोजन कौन करता, वैसा कपड़ा कौन पहनता, वैसा मकान कौन बनाता। तो देखो, हमने इसीलिए कहा कि भीड़ में जाओगे धक्का लगेगा। आप स्वयं विचार करो कि हमको कहाँ बैठना चाहिए। जहाँ देखो थोड़ा कठिनाई आएगी, पैसा आपका खर्चा लगेगा, लेकिन प्रथम श्रेणी में बैठोगे गाड़ी के अंदर तो उसमें आपको धक्का नहीं लगेगा, आप आराम से जा सकते हो। द्वितीय श्रेणी में बैठोगे, तृतीय श्रेणी में बैठोगे तो परेशानी होगी। इसलिए आप स्वयं विचार करो कहाँ हमको आराम है। हम तो विचार जो आता है हम समझाते रहते, हमारा यही विचार आता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।